हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सनी सर फ्रॉम JMS मिशन कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए आज हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। जो भी स्टूडेंट आर्ट्स में होंगे, जिनका सब्जेक्ट अगर हिस्ट्री हो, तो उनके लिए ये बेहतर साबित होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जो कि आप पढ़ करके आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं और एग्जाम में भी अच्छा कर सकते हैं। और सिर्फ 10+2 ही नहीं, बल्कि सभी लगभग स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ना सबके लिए ज़रूरी होता है। इसलिए आप कोई भी स्टूडेंट हो पढ़ सकते हैं, लेकिन खास करके इंटरमीडिएट 10+2 का जो स्टूडेंट होंगे, जिनका सब्जेक्ट आर्ट्स होगा, ठीक है, और आर्ट्स में जिनका हिस्ट्री होगा, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव, और इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में ये ऑब्जेक्टिव आपका 100 क्वेश्चन होगा, और 100 क्वेश्चन में आप निश्चित रूप से इसको याद कर लीजिएगा, आपका नंबर 100% अच्छा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या नहीं पता हो तो आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वैसे स्टूडेंट जिनको पता है पहले से, वो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, बिना देखे हुए आप आंसर बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? यदि आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और नहीं पता हो तो यहाँ पे आंसर आपको दिया गया मोहनजोदड़ो है, रेड कलर में दिया हुआ है, ठीक है। कौन है? मोहनजोदड़ो। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज किसने की? दयाराम साहनी, ठीक है। उसके बाद है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी है? तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें सेलखड़ी से बनी है, ठीक है। उसके बाद है, बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली कहाँ पे? हरियाणा में है, ठीक है। उसके बाद है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भगवा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद है, सिंधु घाटी के लोगों को किस चीज का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। यहाँ पे रेड कलर में देख सकते हैं आंसर, ठीक है, लोहा। उसके बाद है, हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा कांस्य युग की सभ्यता है। उसके बाद है, 8 नंबर में, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति क्या चीज पर आधारित थी? तो आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्यापार है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, व्यापार है, कृषि है, पशुपालन है, लेकिन व्यापार पर आधारित थी, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों क्या चीज की उपासना करते थे? तो मातृदेव की उपासना करते थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? तो हड़प्पा का सभ्यता का स्वरूप शहरी सभ्यता था। उसके बाद है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना थी, क्योंकि नगर ही ये महत्वपूर्ण था। उस समय नगर योजना की व्यवस्था था। यहाँ पे नगर योजना है, व्यापार है, कला है। तो कला और व्यापार की ये विशेषता नहीं थी, नगर योजना की व्यवस्था थी, क्योंकि नगर योजना के सड़क के बारे में पढ़ना है, बहुत सारा नगर योजना के बारे में आपको मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन क्या था? तो प्रशासन क्या था? नगर पालिका था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो पतन के क्या कारण थे? विदेशी आक्रमण भी था, प्राकृतिक कारण भी था, मानवीय कारण भी था, यानी कि ये सभी कारण थे हड़प्पा सभ्यता के पतन के, ठीक है। और क्वेश्चन भी आता है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो ऑब्जेक्टिव बाद सब्जेक्टिव आपको मिलेगा ही, फिलहाल ऑब्जेक्टिव आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद करा है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, कहाँ पे? तो हड़प्पा में, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सबसे पहले किस स्थल यानी किस जगह का उत्खनन हुआ था, खुदाई हुआ था? तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? हड़प्पा का, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो इसका प्रमाण हमको कहाँ से मिलता है? प्रूफ लोथल से मिलता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? सूती कपड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। यहीं पे सबसे पहले सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है, यानी कि बनने का काम सबसे पहले यहीं पे हुआ था। उसके बाद आगे करा है, 18 नंबर में, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन RD बनर्जी, यानी कि राखल दास बनर्जी, ठीक है, शॉर्टकट में RD बनर्जी। आगे क्वेश्चन कह रहा है,
मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और उसके बाद क्वेश्चन करा है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। समझ में आ रहा है ना, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद है प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया क्या चीज पे किया गया? साहित्य स्रोतों के आधार पे, विदेशी यात्री के विवरण के आधार पे, कि सभी? तो इन सभी के आधार पे प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया, यानी कि उसको निर्माण करने में इन सबका योगदान है। आगे करा है प्राचीन 22 नंबर क्वेश्चन करा है गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलता है? तो गंदे पानी की निकासी के लिए सबसे पहले कहाँ मिला देखने के लिए? सिंधु घाटी सभ्यता में, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या बना हुआ था? एक विशाल स्नानागार बना हुआ था। स्नानागार मतलब होता है नहाने के जगह को कहते हैं, जहाँ पे नहाया जाता है वहां पे स्नान किया जाता है, तो उसी स्नानागार कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में ये बहुत एक अनोखा और एक प्रसिद्ध उसको क्या कहते हैं स्नानागार बना हुआ था, जो कि इसका विस्तार भी पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है, लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ना है। तो वहाँ पे जो है ना एक ऐसी व्यवस्था की गई थी जहाँ पे लोग जाकर के नहाते हैं, और नहाने के लिए क्या करते थे, जो भी व्यक्ति जो धार्मिक स्थल पर जाना चाहते थे वो वहाँ पे जाते थे स्नानागार के पास, और नहा धोआ कर खूब पवित्र होकर के तब वहाँ पे तीर्थ स्थल जाते थे। ठीक है, इस खास व्यवस्था के लिए, इस खास मतलब दिन के लिए बनाया गया था मोहनजोदड़ो का स्नानागार, है ना, जो कि बहुत ही मतलब विशेष प्रसिद्धि रही है। तो वहां पे एक नाली की व्यवस्था किया गया था, जो कि गंदे पानी, मान लीजिए कोई नहाएगा तो गंदा पानी निकलेगा ना जी, तो गंदा पानी निकलेगा तो उसके निकलने के लिए कोई रास्ता चाहिए, तो एक नाली बना दिया गया था ताकि लोग नहाए तो उस नाली से होकर के गंदे पानी निकल के चला जाए। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ मिला देखने को? सिंधु घाटी सभ्यता में। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगा जो है सरस्वती नदी के किनारे है। आगे कह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो सिंधु सभ्यता का, समझ में आया? अच्छा आगे बढ़े, तो आगे क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता के नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो नर्तकी मतलब नाचने वाली एक कलाकार की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। उसके बाद कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो ऑप्शन है मेसोपोटामिया, ईरान, चीन। तो किसके साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? चीन के साथ। उसके बाद कह रहा है सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता पशुपति महादेव थे। उसके बाद कह रहा है सिंधु घाटी का कौन सा स्थान मृतकों का टीला कहा गया? सिंधु घाटी का कौन सा स्थान मृतकों का, या मृतकों मतलब सकते हैं लाश का टीला, ढेर लगा दिया गया था, तो मोहनजोदड़ो है। और सिंधु घाटी का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो सिंध का बाग मतलब बगीचा, कहने का मतलब यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती थी? तो चीन की सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? त्रिभुजाकार का। ठीक है, त्रिभुज के समान। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था? ठीक है, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था? ये इतिहास है हम लोग का। ठीक है, लोथल है कि बनावली है कि रोपण है? तो इसमें क्या होगा? रोपण। आप देख सकते हैं जो रेड कलर में जो दिया हुआ है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन करा है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला? देखिए विशाल स्नानागार, तो विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन करा है सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी? तो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो है। आगे करा है हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। पशुपति महादेव की मुहर में कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है? तो हाथी है, बाघ है, शेर है। तो यहाँ पे आंसर शेर होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करा किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल, शतरंज समझते हैं ना, शतरंज एक खेल है, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। उसके बाद कह रहा राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो कहाँ उत्खनन करवाया था? हड़प्पा जगह पे। ठीक है, हड़प्पा जगह का नाम है। आगे क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये जैन धर्म का चलाया हुआ धर्म है श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? भगवान महावीर थे। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन आता है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? स्वामी महावीर थे। ठीक है,
जिन्होंने अपने घर को भी त्याग किया था 30 वर्ष की अवस्था में। उसके बाद कह रहा है आगे, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो आर्यों की सभ्यता वैदिक नाम से जानी जाती है। उसके बाद है आर्यों का प्रमुख पशु कौन था? तो गाय थी आर्यों का प्रमुख पशु। उसके बाद आर्यों का प्रिय पेय क्या था? प्रिय पेय का मतलब होता है पीने वाला, सोमरस। ठीक है, हो जाएगा कंप्लीट। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, देखिएगा बुद्ध का 8 गो मार्ग था जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। तो 8 मार्ग में सम्यक चरित्र नहीं था। ठीक है, क्या नहीं था? सम्यक चरित्र नहीं था। उसके बाद आगे करा, इनमें से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो गौतम बुद्ध के आनंद एवं उपाधि, कश्यप, सारिपुत्र, यानी कि सभी, ये सभी इनके शिष्य थे। किसके शिष्य थे? गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्ध के जीवनी के बारे में पढ़ना है, भगवान महावीर के बारे में जीवनी पढ़ना है। गौतम बुद्ध का देखिए इनका भी जीवनी बहुत ही अनमोल रहा है और ये भगवान का इनका उपाधि दिया गया है। गौतम बुद्ध को भगवान की उपाधि देने का मतलब है कि इनकी जो रहन सहन और इनकी जो शिक्षा जो है, इनकी ज्ञान जो है पूरे मतलब कि हर जगह फैला है ना। तो हर जगह फैलने का मतलब इनका जो भाषा था, जिनकी जो रहन सहन था, इनका जो शिक्षा था, लोगों को काफी लोकप्रिय लगा। और जो लोकप्रिय होंगे वो तो चर्चित होंगे ही। उनको देखिए, आत्मा ही परमात्मा है। लोग क्या करते हैं, अगर शरीर, देखिए शरीर का कोई मोल नहीं, बस आप अपनी आत्मा को शुद्ध रखिए, स्वच्छ रखिए और अपने जो है अपने आप से अच्छा करने का प्रयास कीजिए, आप भी पूजे जाएंगे, है ना। इंसान के रूप में ना है जी, भगवान बुद्ध क्या थे? इंसान के रूप में ही थे, उनको पूजा जाता था। क्यों? शरीर उनका भी था, जैसे हम लोग का शरीर है उसी तरह उनका भी शरीर था, लेकिन उनका आचरण, उनके बोली विचार, उनका रहन सहन, उनका हर चीज जो है सामान्य नहीं था, यानी सामान्य से अलग था। उनमें सादगी था, उनमें सहन शक्ति था, उनमें जो है एक अंदरूनी ताकत था, उनमें जो है अपने अंदर विश्वास था। और जिसको अपने ऊपर विश्वास होगा कि हमको जो है समाज के लिए अच्छा करना है, तो वो जरूर करके दिखाएगा। ठीक है, तो भगवान बुद्ध भी क्या थे? एक सिंपल आदमी थे, लेकिन भगवान की उपाधि उनको मिल गया क्योंकि वो ज्ञान जो प्राप्त किए थे, तपस्या करके जो ज्ञान प्राप्त किए थे, उस ज्ञान को जो बांटना शुरू किए तो पूरा विश्व में मतलब प्रसिद्ध हो गए, है ना। इसलिए हर इंसान को सोचना चाहिए कि अच्छा कर्म करे, अच्छा प्रयास करे, ताकि लोग उनकी भी पूजा करें, उनकी भी लोग जो है आदर करें, सत्कार करें। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन करा है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में हुआ? बौद्ध धर्म का विभाजन, देखिए दो बौद्ध धर्म आगे चलकर 2 भागों में बट गया। ठीक है, एक हीनयान और दूसरा महायान, इसके बारे में पढ़ना है लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, तो किसके? कनिष्क के काल में। ठीक है, आगे क्वेश्चन करा है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या किया गया? जब भगवान बुद्ध गृह त्याग किए, घर की त्याग किए, तो उस घटना को बौद्ध ग्रंथ में, यानी कि बुद्ध जी का जो ग्रंथ था, उस ग्रंथ के अनुसार इनको क्या कहा गया? महाभिनिषी कर्मण कहा गया। आगे क्वेश्चन करा है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? सारनाथ में किए थे। कहाँ किए थे? सारनाथ में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आगे करा है, 50 नंबर, बौद्ध धर्म के भारत में पतन के क्या कारण नहीं है? तो इनमें राजसी संरक्षण की कमी। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो शाक्य कुल से संबंधित थे। उसके बाद करा, इनमें से प्राचीनतम वेद कौन है? तो प्राचीनतम, देखिए सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो इनमें प्राचीनतम ऋग्वेद है। ऋग्वेदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो प्राकृतिक की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? प्राकृतिक की। उसके बाद ऋग्वेदिक समाज क्या था? पितृसत्तात्मक, यानी पितृ। आगे वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन करा है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो ब्राह्मण का। किसका मिलता है? ब्राह्मण का। ठीक है, आगे क्वेश्चन करा है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है, आगे क्वेश्चन करा है, नेक्स्ट, जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे? यानी कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे जिसको आगे बढ़ाए? ऋषभ देव थे। ठीक है, और 24वां तीर्थकर कौन थे? भगवान महावीर थे। ध्यान दीजिएगा, जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव ने स्टार्ट किया था, और इसके मतलब आगे बढ़ते 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 बहुत सारे जो तीर्थकर बने, जिन्होंने इस जैनियों के
मतलब जैन धर्म को चलाया, और 24वें तीर्थकर के रूप में कौन आए थे? भगवान महावीर आए थे। ठीक है, और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? तो आर्य मध्य एशिया के थे। कहाँ के थे? मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है? तो उपनिषद जो है दार्शनिक है। ठीक, आगे करा है, निम्नलिखित वर्गों में से किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं है? तो ये आंसर आपका होगा शूद्र को। किसको? शूद्र को। आगे क्वेश्चन करा है, भोगजाकोई नामक स्थान कहाँ स्थित था? तो एशिया माइनर था। उसके बाद करा है, प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ? द्वितीय शहरीकरण दूसरा का शहर के रूप में बनने वाला पाक मौर्य काल। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे किसने नष्ट कर दिया था? शशांक। ये जो है इस वृक्ष को नष्ट कर दिया, जिस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है, इनका जीवनी पूरा पढ़ना है, आगे आपको पढ़ाया जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, धर्म चक्र परिवर्तन क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश कहलाता है, यानी प्रथम उपदेश के रूप में इसको माना गया है। उसके बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? तो निरंजना नदी। उस नदी का नाम क्या था जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो निरंजना नदी था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बुद्ध, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। बचपन में नीचे क्लास में पढ़े होंगे सिद्धार्थ की कहानी के बारे में। जब एक हंस को कोई मार दिया था तो सिद्धार्थ ले जाकर के क्या कहते हैं, उसकी अलम पट्टी किए थे। आगे कह रहा है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में। कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, गौतम बुद्ध के समकालीन मगध का सम्राट कौन था? तो बिंबिसार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम सुजाता था। क्या था? सुजाता। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुआ था? तो कनिष्क के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। उसके बाद है, ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों के देवता इंद्र को माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो क्षेमेंद्र की रचना बृहद कथा मंजरी है। इसके बाद है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। गुप्त काल में हस्ती सेना के प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? महापीलुपति कहते थे। क्या कहते थे? महापीलुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महिला संत कौन थी? मीरा, अंडाला, कराइकल। तो ये सब महिला संत है, महिला है। ठीक है, मीरा भी है, अंडाला भी है, कराइकल भी, तो ये सभी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपियन शासक से की जाती है? तो समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपियन शासक से की जाती है? नेपोलियन से। किससे की जाती है? नेपोलियन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त की मृत्यु श्रवण बेलगोला में हुई थी। कहाँ हुई थी? श्रवण बेलगोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाले थे? तो ये जैन धर्म को मानने वाले थे। कौन धर्म को मानने वाले थे? जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। उसके बाद है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो टकसाल का प्रधान जो है लक्षणाध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य प्रशासन से समाहर्ता कौन था? तो राजकीय कर संग्रहण अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में ब्राह्मदेव क्या था? ब्राह्मण को दिया जाने वाला। तो ब्राह्मण को दिया जाने वाला क्या था? भूमिदान। क्या था? भूमिदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो अशोक का व्यक्तिगत धर्म यानी कि मानने वाला क्या था? बौद्ध धर्म। वो था, वो अशोक जो है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। अशोक मौर्य साम्राज्य के थे, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध एक ऐसा मतलब युद्ध हुआ जो कि अशोक के जीवन शैली को ही परिवर्तन कर दिया, पूरे इनके लाइफ स्टाइल को ही चेंज कर दिया। कलिंग का युद्ध जो कि पद्मासन के और अशोक के बीच हुआ था, है ना, पूरे इनकी लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया। और वहीं से ये अपना धर्म जो है पूरा का पूरा तरह बदल करके एकदम बिल्कुल ही ये स्वच्छ, निर्मल और साफ सुथरा व्यक्ति बन गए। दूसरे के
मतलब जो दीन दुखियों की सेवा करने बन गए और ये बौद्ध धर्म अपना लिए। बौद्ध धर्म में क्या, बौद्ध धर्म में झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, पाप नहीं करना, यानी कि बौद्ध धर्म बहुत स्वच्छ धर्म था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया। आगे रहा है अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार करने के लिए किस देश में भेजा था? तो दोनों को कहाँ भेजा था? सिंहल द्वीप में भेजा था, सिंहल द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? अशोक तो था नहीं, मतलब कि ये बहुत खूंखार राजा था, ये बहुत ही मतलब कि हमेशा लड़ाई मार पीट झगड़ा झंझट करते रहता था। लेकिन जब ये एक बौद्ध भिक्षु जो है उपगुप्त नाम के, उन्हीं के प्रभाव में आकर के इनकी वो जो है इनको इतना समझाए, इतना अच्छा इनको बात बताए कि इनको जो है अशोक को बहुत अच्छा इनका बात लगा, और उसके बाद से कलिंग युद्ध के बाद ये पूरा अपना लाइफ ही बदल दिया। ठीक है, तो ये हुआ इतना क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन जो है राजगिरी की नगर वधु का नाम क्या था? तो शालवती था। नगर वधु का नाम क्या था? शालवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने लिखा वास्तविक सुकर वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? किसने लिखा था? कौटिल्य लिखे थे। ठीक, और उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो कलिंग की राजधानी तोशाली थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो ये पटना के थे। उसके बाद है द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता था? तो लौह युगिन, यानी कि लोहा का उस समय युग था, लौह युगिन कहा जाता था। भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन है? तो भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख रोंगजाकोई का अभिलेख है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो मेगास्थनीज जो है किसके राजदूत के रूप में आया था? सेल्यूकस। ठीक है, आगे रहा है कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया? तो कलिंग युद्ध का वर्णन किस में किया गया है? 13वें अभिलेख में, यानी कि इनका अशोक का 13वां जो शिलालेख है उसमें, शिलालेख मतलब शिला मतलब पत्थर पे लिखी हुई अभिलेख को कहते हैं। ठीक है, तो पहले के क्या करते थे, अपनी उपाधि के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए लोग, अपनी राजा महाराजा क्या करते थे, पत्थर कटवा करके उस पर अपना नाम उस पर अंकन करवा देते थे, युद्ध के बारे में लिखवा देते थे, ताकि कोई भी आने वाले समय पर इतिहास वह बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? तो विक्रमादित्य के काल में आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में हर्षवर्धन, देखिएगा यहाँ पे क्या है? हर्षवर्धन। तो बाणभट्ट की रचना जो कादम्बरी है हर्षवर्धन के काल का वर्णन किया गया है। ठीक है, हर्षवर्धन किसके काल का वर्णन किया गया? हर्षवर्धन के काल का। अब बोलिए कोई दिक्कत? कंप्लीट हो सकता है, आप कंप्लीट करके रखिए। ठीक है, बहुत जल्द आपको सब्जेक्टिव भी मिलेगा।